एनालॉजी पार्ट 3 में आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानतु का यूट्यूब चैनल। छात्रों नमस्कार। बारी किसकी है? बारी है एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए देखा जाना। फिर आपकी भी बारी आएगी जब प्रैक्टिस सेशन हमारा चलेगा कई चैप्टर्स के संयुक्त अभ्यास में, तो आप प्रश्न को बनाएंगे, डाउट क्लियर करेंगे अपने कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके। तो आपसे एक अपनी बात कहनी थी, निश्चित तौर पर आप परमिशन देंगे, निश्चित तौर पर आप सराहेंगे इसको। आपसे बहुत ही प्रत्याशा है, बहुत ही अपेक्षा है कि आप वीडियो को पसंद करने के बाद निश्चित तौर पर लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच ज्ञानतु प्लेटफॉर्म की चर्चा जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ प्रारंभ करते हैं एनालॉजी पार्ट 3। प्रत्येक प्रश्न को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करें, फिर एक्सप्लेनेशन देखें। अब हमको लगता है जितने भी प्रश्न बनेंगे, जो एक्सप्लेनेशन मेरी होगी वही एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, क्योंकि आपने प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी को जो कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, या आप सोशल प्रॉपर्टी कहते हैं, या कोलैप्स प्रॉपर्टी कहते हैं, दिए गए दो शब्दों के बीच उसी प्रॉपर्टी की पहचान अब आप कर लेते हैं। तय मानिए। और सबसे बड़ा मजेदार बात तो ये रहा भाई कि अगर किसी दो शब्द को ना समझा गया हो तो बार बार उस शब्द का प्रयोग समाज में हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसका एक भाषागत पिरो देते हैं और सीधा आंसर। देखिए वही प्रश्न है, सुई और धागा का संबंध समझ गए होंगे। सुई में धागा, आगे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। सुई में धागा पिरोया जाता है तभी सुई काम करती। तो फिर कलम में क्या? कलम में क्या? तो कलम में स्याही। छात्रों जवाब तो सभी ने दिया होगा, कलम में स्याही। लेकिन आप में से अधिकांश छात्र कलम में स्याही डालकर कलम का तो प्रयोग नहीं करते होंगे। आप लोग रिफिल सिस्टम करते हैं, लीड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन जानते जरूर हैं कि जिस प्रकार सुई में धागा का प्रवेश, उसी प्रकार कलम में स्याही का प्रवेश। आपका जवाब बिल्कुल सही था, इंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो थोड़ा सा ये विज्ञान से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, लेकिन आसान। अच्छा, आप मेरी इस बात से सहमत है ना? उन्हीं प्रश्नों को आयोग इंटरटेन करता है जो व्यवहार में है ना, जो व्यवहार में आता है। बहुत कठिन प्रश्नों का प्रयोग नहीं करता। इससे पहले वाले आप वीडियो को देखें, प्रेम शब्द का इस्तेमाल सब लोग करते, विरक्ति सब लोग करते, जलन, ईर्ष्या, सहानुभूति, हास्य, उपहास आदि समूह का करते। हाँ, लेकिन उसके जो तीव्र जानकारियां उसकी हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इस शब्द को पहचान जाइए। वो प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरी जो सलाह आ रही है ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे आप हास्य को ले लेंगे तो हास्य कैसा शब्द है? हास्य ऐसा शब्द है छात्रों जिसमें इनर सोर्स ऑफ ऑर्गन एंड आउटर सोर्स दोनों एक्टिव होना चाहिए। कभी कभी दो शब्दों में इनर सोर्स ऑफ ऑर्गन की एक्टिवनेस होती है, और इधर भी छात्र को रिश्ता इनर सोर्स ऑफ ऑर्गन का एक्टिवनेस से ही देना होता है, और छात्र क्या करते हैं, आउटर सोर्स दे देते हैं, और लगता है कि सही है। कौन नहीं जानता, जलन और ईर्ष्या एक ही जैसा शब्द है? नहीं, अर्थ में जाएंगे तो दोनों अलग अलग, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और एक नेगेटिव। अगर प्रश्न के प्रथम दो दिए गए शब्दों में इंपैक्ट पॉजिटिव है, तो दिए गए आखिरी के दो शब्दों में आपकी इंपैक्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रश्न गलत बना रहे हैं आप, है ना। क्या देख रहे हैं? माइक्रोफोन का इस्तेमाल लाउड के लिए होता ही है। लाउड मतलब चिल्लाकर बोलना भाई। कैलेंस, कैलेंस, वन हु कैलेंस मीन्स लाउड। तो माइक्रोस्कोप का संबंध ये देखें, हिंदी में देखेंगे तो और जल्दी बन जाएगा, आवर्धक। नहीं, छानबीन करना नहीं होता, बढ़ाना नहीं होता, बढ़ाना इंक्रीज करना थोड़े ना होगा, आवर्धक, है ना। तो माइक्रोफोन इज रिलेटेड टू लाउड, देन माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू आवर्धक। आवर्धक। आ जाइए, अगला प्रश्न फिर शब्दों का है, फिर से शब्दों का। मजदूर का संबंध मजदूरी, लेबर, लेबरर इज रिलेटेड टू वेजेस। ये वेजेस क्या है? देखिए, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आप भाई आप करते क्या हैं, हम तो मजदूरी करते हैं। प्रोफेशन का नाम ही मजदूरी कर दिया। नहीं, एक्चुअल वो मजदूर है, नेचर ऑफ जॉब उसकी मजदूर है, और मजदूर को उसके पारिश्रमिक के एवज में उसने जो काम किया है, उसको पारिश्रमिक में जो रिवार्ड या अवार्ड मिलता है वो क्या है? वेजेस, मजदूरी। अच्छा, मजदूर क्यों करे तो चाहिए उसको वेजेस। तो बताइए, एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी क्यों करे, उसे क्या चाहिए? प्रॉफिट। नहीं, भाषागत आसानी से बन रहा है प्रश्न, है ना। देखिए ना कितनी आसानी से बन गया। एक मजदूर क्यों कुछ करे, क्योंकि चाहिए उसको वेजेस। तो एक एंटरप्रेन्योर क्यों कुछ करे, क्योंकि उसे चाहिए लाभ। सटीक रिलेशन स्थापित कर पाए आप।
अगला प्रश्न, मेल्ट होगा लिक्विड, गलेगा लिक्विड, गला हुआ लिक्विड, अपनी भाषा में प्रयोग कीजिए भाई, अपनी भाषा में आप समझ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बहुत भाषा को कठिन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, गलेगा द्रव्य, तो ठंडा क्या होगा, क्या होगा ठंडा, बर्फ। अच्छा, कई प्रश्नों को बनाने में ऐसा हो रहा है ना, पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ नहीं रही, पूरा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आंतरिक सोच से वो हम क्लियर हो गए, हाँ हाँ ये तो बर्फ हो गई। ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, कई प्रश्न तो ऐसे ही बन जाते हैं। गलन का संबंध द्रव से, लिक्विड से, तो ठंडा का संबंध ऑब्वियस है बर्फ से, बल ठोस और गाढ़ा से तो होना नहीं है। तो जैसे ही हमको लगता है बहुत एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत होगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास हम लोग भी करेंगे। अगला प्रश्न, कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से, ये तो भाई बहुत आसान, कॉलेज में सेवा विद्यार्थी की, तो हॉस्पिटल में सेवा किसकी, डॉक्टर की, नहीं डॉक्टर तो सेवा करते हैं, नर्स की, वो भी नहीं, इलाज की सेवा थोड़ी ना होती है, सेवा किसकी होती है, पेशेंट की। हाँ, कॉलेज का अगर होता टीचर प्रोफेसर तो डॉक्टर हो जाता, फिर हॉस्पिटल का नहीं, कॉलेज की पढ़ाई होती तो हॉस्पिटल का फिर ट्रीटमेंट हो जाता। यहाँ तो भाई कॉलेज का रिश्ता अगर विद्यार्थी से है तो हॉस्पिटल का संबंध पेशेंट रोगी से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न वही है, कॉलेज का स्टूडेंट तो हॉस्पिटल का रोगी, ये तो हो गया, रिपीट हो गया ना। प्रश्न है, नेक इज रिलेटेड टू टाई इन द सेम वे एज वेस्ट इज रिलेटेड टू टाई। यदि गर्दन का संबंध टाई से, क्या संबंध है, तो कमर का, अपनी भाषा में बोली, गर्दन लटक, गर्दन में लटके टाई, तो कमर में कौन लटक जाए भाई, कमर में कौन लटक जाए, घड़ी ना, फीता भी नहीं, कमीज भी नहीं, आप समझ गए होंगे, बेल्ट। बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत कहाँ थी, गर्दन में लटकेगा टाई, तो ऑब्वियस है कमर में लटकेगा या कमर में पहना जाएगा, गर्दन में पहनते टाई तो कमर में क्या पहनते, बेल्ट। आपका जवाब बेल्ट, बिल्कुल सही, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया था। आ जाइए फिर यहाँ आते हैं, ट्री, पेड़ का संबंध फॉरेस्ट से, जंगल से, भाई पेड़ तो जंगल में ही होते हैं, तो ग्रास कहाँ होता है, घास, घास की, घास कहाँ होगा, लॉन में भी होता है, गार्डन में भी होता है, पार्क में भी होता है, फील्ड में भी होता है। अब यहां पर मौलिक रिलेशन, जो ऑरिजिन उसका रिलेशन है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। ट्री का फॉरेस्ट में होना, सेम वे ग्रास का कहाँ होना, तो आप कहेंगे लॉन में तो होता ही है, गार्डन में भी होता है, पार्क में भी हमने घास को देखा है भाई, और फील्ड में भी देखा है, लेकिन वास्तविक रिलेशन आप अगर समझने की कोशिश करें, आप कहेंगे सर जंगल में पेड़ खुद ब खुद है ना, खुद ब खुद, गार्डन में, लॉन में, पार्क में आप ग्रास लगाते हैं, आप अपने सजाने की, गार्डन को सजाने के लिए, लॉन को सजाने के लिए, पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग घास लगाते हैं, लेकिन वहां जंगल में, जंगल में घास खुद ब खुद, तो बताइए घास खुद ब खुद कहाँ, फील्ड में नहीं। आप कहेंगे लॉन में भी तो अपने आप उग सकता है, सर छोड़ दीजिए उसको, तो नहीं, उसकी खूबसूरती के लिए हम लोग लगाते हैं भाई, गार्डन में हो या पार्क में, फील्ड में वो घास नहीं लगाने जाते, वो अपने आप होता रहता है। तो जिस प्रकार ट्री फॉरेस्ट में खुद ब खुद, वैसे ग्रास फील्ड में। आगे आइए, अगला प्रश्न, इस प्रश्न की चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ी सी हुई थी, सेम प्रश्न नहीं था लेकिन उसमें छिपा पड़ा था। लेखक का संबंध पाठक से, राइटर इज रिलेटेड टू रीडर इन द सेम वे एज प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू डैश हूं। लेखक का संबंध पाठक से क्या है, लेखक ने पांडुलिपि लिखी, प्रूफ रीडिंग कराया, कंपोजिंग कराया, एडिटर से चेक कराया, पब्लिशर ने एक किताब उसमें छाप कर तैयार कर दी, किसके लिए तैयार की, पाठक के लिए, रीडर के लिए, तो लेखक का संबंध रीडर के। तो अपना जैसे हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में जैसे ही निर्माता शब्द आता है तो हमारे मन में एक ही बात उठ जाती है, अपने से फिल्म निर्माता, और यहाँ हम लोग गलती कर बैठते हैं, और यहाँ शायद फिल्म जवाब देने की कोशिश हो जाती है हमारी और गलत हो जाता। निर्माता क्या, निर्माता एक अलग है और फिल्म निर्माता अलग है। निर्माता में जब फिल्म लगाएंगे तो वो होगा जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है, निर्माता मतलब फिल्म निर्माता नहीं, प्रोड्यूसर। अगर आप एक
कलम बनाते हैं तो आप भी तो प्रोड्यूसर हैं। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल की तो प्रोड्यूसर है ना। एक टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी टॉफ़ी का प्रोड्यूस करती है, टॉफ़ी की प्रोड्यूसर हुई। तो सोचिए, लेखक लिखेंगे तो पाठक पढ़ेगा, या लेखक लिखते ही हैं पाठक के लिए। बताइए, एक प्रोड्यूसर किसी गुड्स को अगर प्रोड्यूस करता है तो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा? आप समझ गए होंगे, कंज्यूमर के लिए नहीं, है ना। ये बात सही। अगर निर्माता शब्द आता है तो दैनिक जीवन में हम लोग प्राय यही समझ आते हैं, फिल्म निर्माता की बात हो रही होगी, चलो फिल्म जवाब दे दो। नहीं, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, किसी भी गुड्स को बनाने वाला। मोबाइल का प्रोड्यूसर हो सकता है, कलम का प्रोड्यूसर हो सकता है, कुछ भी। तो आपका जवाब क्या होगा? कस्टमर। आ जाइए अगला प्रश्न, जो डायरेक्शन से थोड़ा सा रिलेटेड है। हालांकि डायरेक्शन की लगभग सारी बातों को आप जानते ही हैं, लेकिन इस चैप्टर, इससे तो एक चैप्टर ही बनता है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, जो हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये बार बार ज्योग्राफी में देखा गया होगा। ये हिस्सा नॉर्थ का, कॉपी में ऊपर वाला हिस्सा ये साउथ का, छात्रों ये ईस्ट का, और ये वेस्ट का। याद आया? वो दिशा, सूर्य के उगने की दिशा ईस्ट, और इन दोनों के ठीक बीच का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये हिस्सा साउथ ईस्ट, ये हिस्सा साउथ वेस्ट, और ये हिस्सा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस हिस्से को आप नॉर्थ ईस्ट तो ईस्ट नॉर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कब उस हिस्से को नॉर्थ ईस्ट पुकारेंगे और कब उस हिस्से को ईस्ट नॉर्थ पुकारेंगे, यह चर्चा तो डायरेक्शन वाले चैप्टर में होगी ही होगी। अब इसने क्या कहा? साउथ का संबंध नॉर्थ। उससे पहले एक और थोड़ी छोटी सी जानकारी, ये 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, मानेंगे इस बात को? ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, छात्रों ये 135 डिग्री। नहीं समझे? यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 45, 135, और ये 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मूवमेंट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। 180 डिग्री की मूवमेंट है ईस्ट का वेस्ट, 180 डिग्री की मूवमेंट है साउथ वेस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। इसने क्या किया? साउथ का रिश्ता नॉर्थ वेस्ट से कहा। हम लोग ना साउथ ढूंढते हैं, ये मिल गया हमारा पहला टारगेट साउथ, और रिश्ता किससे दिया? नॉर्थ वेस्ट। कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट। छात्रों एक बात बताइए, अच्छा ये जो दिशा है ना, ऐसे वाली दिशा क्लॉकवाइज कहलाती है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई में, घड़ी की सुई की दिशा का परिवर्तन। घड़ी की सुई की जो वास्तविक दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और घड़ी की सुई के विपरीत चलेंगे आप तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की हिंदी दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त शब्द ना दीक्षा शब्द से बना। दीक्षा मतलब सही दिशा, सही दिशा की ओर, आवर्त मतलब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। और घड़ी के सुई के चलने की सही दिशा कौन सी होती है? क्लॉकवाइज, इसलिए उसकी हिंदी भी दक्षिणावर्त। और वामावर्त, वाम आवर्त, उल्टा आवर्त, घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत चलना यानी वाम चलना, अर्थात वाम आवर्त होना। आवर्त मतलब रेपिटेशन, तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉक। तो यहाँ आप लोग याद कर लेंगे, हालांकि इसकी जरूरत एनालॉजी में तो है ही, डायरेक्शन में ज्यादा होगा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त। ऐसे भी वामावर्त, वाम शब्द का प्रयोग, वाम शब्द का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते भी है। वाम मतलब उल्टा। और दक्षिण शब्द किससे बना? दीक्षा शब्द से। दीक्षा शब्द का मतलब क्या था? सही दिशा। इसलिए तो क्लॉकवाइज की हिंदी दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक की हिंदी वामावर्त। अब आ जाइए प्रश्न पर कि साउथ का रिलेशन इसने नॉर्थ वेस्ट से कहा है। साउथ और नॉर्थ वेस्ट का क्या रिश्ता है? साउथ से नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा चलें। आप कहेंगे सर साउथ से नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री पर है। मानिए इस बात को, ये रहा। अलग से देखना चाहते हैं, लीजिए देखते हैं। ये साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ वेस्ट, ये वाला हिस्सा 90, ये वाला 45, हो गए कितने? ये 135 डिग्री। अच्छा यहाँ क्या रिश्ता निकला? यहाँ रिश्ता निकला क्लॉकवाइज में 135 डिग्री पर ढूंढे तो नॉर्थ वेस्ट। यानी पहला टर्म से
दूसरे टर्म की ओर जाने के लिए क्लॉकवाइज में जाना होगा, तो ऑब्वियस है यहां भी वेस्ट से जाने के लिए क्लॉकवाइज का ही सहारा लेना होगा, और डिग्री की मूवमेंट कितनी होगी 135 वेस्ट से। वेस्ट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्ट, पश्चिम। किधर चलना है इसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक चलना, सॉरी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे यहां चले वैसे वहां चलेंगे, 135 डिग्री चले, फिर 90 नहीं 45, अगेन 45, 90 और 45 चलिए, ये वाली दिशा हो गई। ये वाली दिशा कौन सी है? पुकारिए इसको। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। तो आप समझ गए, अगर साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट, देन वेस्ट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। छोटी सी जानकारी थी, इसकी जानकारी डायरेक्शन में हम लोग पूरी लेंगे। थोड़ी सी जानकारी में क्या क्या थी याद कीजिए। दो दिशाओं के बीच डिग्री का अध्ययन हम लोगों को करना था, आप कर चुके। 180 डिग्री पर मूवमेंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के बीच होता है। और यहाँ पर क्या था? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के दिशा में चलना, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। और एंटी क्लॉक वार्म आवर, तो वार्म की और रिपीटेशन यानी उल्टे दिशा में रिपीटेशन, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना एंटी क्लॉक कहते हैं ना। इतनी जानकारियां थी। यहाँ आपका जवाब साउथ का नॉर्थ वेस्ट से रिश्ता, तो वेस्ट का रिश्ता आपका नॉर्थ ईस्ट से हो चुका था। हाँ, तो अगला प्रश्न। मेरी जो सलाह आई थी, पुनः एक सलाह आएगी आपको यहाँ पर, ठीक है। कंगारू का रिश्ता आप ऑस्ट्रेलिया से, ये इसका राष्ट्रीय पशु है, तो जिराफ राष्ट्रीय पशु आपका है, राष्ट्रीय पशु है किधर गया? अफ्रीका का। लेकिन आपसे मेरी वैयक्तिक सलाह ये होगी कि पड़ोसी राष्ट्रों को तो खैर आप याद करेंगे ही करेंगे, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित आपका प्रश्न होता ही होता है। लेकिन और भारी पकड़ बनाने के लिए भाई ट्रेडिशनल जीके के भी तो प्रश्न आपको होंगे, स्टैटिक जीके जिससे को आप कर रहे हैं। तो क्यों ना भारत के जितने देशों से राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध हैं, बहुत कम देश होगा, आप देख लेंगे, जिनसे भी राजनीतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, उन सभी देशों की छोटी मोटी जानकारियां एनालॉजी के प्रश्न में उतारी जा सकती है, जो आपके सामने भी है। क्या ऑस्ट्रेलिया का संबंध हमारे से राजनयिक नहीं है तो उसके राष्ट्रीय पशु को जानना चाहिए हम लोगों को। आपका जवाब अफ्रीका हो जाता है। ये होमवर्क हो गया, ठीक है, पीडीएफ में हम देंगे, उसे आप पढ़ा भी लेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, भाषा में लगाइए, शब्द को भाषा में पिरोइए। देखिए मेरी भाषा पकड़िएगा, अपनी भाषा है, देहाती भाषा है। कपड़ा तैयार होगा मिल में, कारखाने में, यही है ना भाषा। क्लॉथ और मिल का क्या संबंध? कपड़ा तैयार होता है मिल में, उसने पूछा है न्यूज़पेपर, और प्रत्यक्ष वो पूछ रहा है भाई न्यूज़पेपर तैयार कहाँ होता है, बताइए ना। एडिटर में, पेपर में, बट प्रेस भी नहीं, कहाँ? रीडर में। कहाँ होगा तैयार, बोलिए? प्रेस में, प्रेस में। जैसे कपड़े तैयार किए जाते कारखाने में, न्यूज़पेपर तैयार किया जाता है कहाँ पर? प्रेस में। ना सर, इसमें शब्दों की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, भाषागत जैसे ही पिरोने की कोशिश कर रहे थे, आपका बन जा रहा था। आइए एक प्रश्न, मार्च का संबंध वर्ष से। मार्च इज रिलेटेड टू ईयर इन द सेम वे एज समर इज रिलेटेड टू होम। मार्च और ईयर में क्या? एक ईयर 12 महीने वाला, उसमें 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो महीने को मार्च की ठीक छोटी इकाई कह सकते। अच्छा ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, भाई ये तो महीने की एक और छोटी इकाई। आ जाइए फिर आवर, छोटी इकाई, और आ जाइए मिनट, और छोटी इकाई, एक वीक, वीक छूट गया, सप्ताह। वर्ष, उसके नीचे उसकी 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 सबसे ठीक नीचे वाली छोटी इकाई कौन सी? महीना। ठीक नीचे वीक, देन डे, देन आवर, मिनट, सेकेंड। तो ये रिश्ता समझ गए? तो आप समझ गए होंगे मार्च जो है वर्ष के ठीक, वर्ष की छोटी इकाई मार्च। तो ग्रीष्म, ग्रीष्म, समर समर किसकी छोटी इकाई? शरद नहीं, ठंडा नहीं, गर्म नहीं, बसंत नहीं, ये टट्टू लिखा हुआ है ना, ये ऋतु है एक्चुअली, ये ऋतु है छात्रों, ये ऋतु, ये नहीं है ऋतु, ऋतु सीजन। आप समझ गए होंगे सीजन जवाब होगा। जिस प्रकार मार्च वर्ष की छोटी इकाई, द सेम वे ग्रीष्म इज रिलेटेड टू ऋतु, सीजन। ये तो पॉलिटिकल साइंस से संबंध रखता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में। अच्छा, भारत का संबंध प्रधानमंत्री से, तो लीजिए फिर किसी राज्य का संबंध किससे? मुख्यमंत्री से, ठीक है ना। तो फिर भारत का संबंध अगर प्रेसिडेंट से,
तो बताइए यहाँ राज्य का संबंध किससे? गवर्नर से। नहीं, कंट्री का संबंध अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सॉरी प्राइम मिनिस्टर दिया होता तो स्टेट का आप निश्चित तौर पर चीफ मिनिस्टर देते। इसने कंट्री का दिया प्रेसिडेंट, देन स्टेट का आप जवाब कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में छिपा पड़ा हुआ था, गवर्नर देंगे। और लग रहा है कि इस पार्ट के प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आप मेरे से पहले दे रहे होंगे, प्रश्न आता होगा आप दे देते होंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखते होंगे। तो धुएं का संबंध प्रदूषण से, धुएं का संबंध प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध, वार इज रिलेटेड टू whom? स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन इन द सेम वे एज वार इज रिलेटेड टू, युद्ध का संबंध। ये धुआं और प्रदूषण क्या है? धुआं छोड़ेंगे प्रदूषण फैलेगा, है ना? तो युद्ध छोड़ेंगे आप, ये क्या हो गया भाई? ओहो हो, धुएं का रिजल्ट है, परिणाम है, इंपैक्ट है उसका पॉल्यूशन। युद्ध का इंपैक्ट विजय होती है, डेथ भी होती है भाई, संधि भी होती है। चलिए शत्रु और सेना को तो हम भाषागत हटा दे रहे हैं, लेकिन युद्ध का एक परिणाम विजय भी होता है, एक परिणाम मृत्यु भी होती है, एक परिणाम संधि भी होती है। आपसे मेरा प्रश्न है धुएं का संबंध प्रदूषण से, तो आप युद्ध का क्या देंगे? तीनों ऑप्शन तो देंगे नहीं, 3 टिक करने का हम लोगों को अधिकार होता नहीं, किसी एक को करना है और सटीक देना है। क्या कहा था हमने? जिस प्रॉपर्टी के आधार पर पहले 2 टर्म जुड़े हुए हैं, अगर प्राइमरी तो इधर प्राइमरी, उधर कोर्स ऑफ एक्शन, देन कोर्स ऑफ एक्शन, इधर सोशल तो उधर सोशल, इधर कॉलेप्स उधर भी कॉलेप्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में संबंध क्या, धुएं का संबंध प्रदूषण से क्या है। आप कहेंगे सर धुएं का प्रदूषण निगेटिव इंपैक्ट है, ये निगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं है। तो बताइए युद्ध का जो विजय है ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, युद्ध की संधि ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है। आप अब समझ गए होंगे कि मृत्यु ही क्यों देंगे, या विनाश भी दे सकते थे आप, विनाश ऑप्शन में नहीं है तो मृत्यु होगी। तब जबकि युद्ध का परिणाम तो विजय, युद्ध का परिणाम मृत्यु, युद्ध का परिणाम संधि, तीनों ही ऑप्शन आपस में टकरा रहे थे। आपने बखूबी निकाल लिया उस प्रॉपर्टी के आधार पर कि भाई धुएं का परिणाम तो प्रदूषण है लेकिन ये निगेटिव इंपैक्ट है, और युद्ध का ये विजय और कहाँ गया संधि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो इधर निगेटिव इंपैक्ट का रिलेशन है तो उधर हम पॉजिटिव इंपैक्ट का रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने युद्ध का संबंध दे दिया मृत्यु से। वेरी गुड, अच्छा जवाब दे पा रहे हैं आप। रेस फटिग, अब देखिए कुछ बातें जो हैं आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आम बोलचाल की भाषा, दैनिक जीवन में समाज में जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, ज्यादा करते हैं, उससे ही प्रश्न होता है। एक प्रश्न हम देते हैं आपको, देखिए एक प्रश्न ने क्या कहा कि देखिए कितना ब्रॉड एरिया है एनालॉजी का, बकरे का संबंध मटन से, बकरे का संबंध मटन से, बकरे के मांस को मटन कहते हैं। देन हिरन का संबंध किससे? अच्छा, हमारे न्यूज में उस समय सलमान खान पर एक केस आरोपित किया गया था हिरन से रिलेटेड, कुछ पूरी जानकारी तो हमको नहीं है उसके बारे, और उसी समय हिरन के मांस से संबंधित था। तो देखिए जैसे ही समाज में वो बात हिरन के मांस की आई, आयोग ने पूछ लिया, तो तत्पर रहेंगे आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे प्रश्न होते। बताइए हिरन का क्या संबंध होगा? अगर बकरी का मटन तो फिर अब आपको याद करना होगा, कबूतर के मांस को क्या कहते हैं, सुअर के मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं, बकरे के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं। बिल्कुल प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेनिजन कहते हैं छात्रों, यानी वेनिजन एक्ट से आप देखेंगे जब न्यूज चल रहा था ना उसके नीचे वेनिजन एक्ट, वेनिजन एक्ट, वेनिजन शब्द का प्रयोग न्यूज वालों ने किया था, वो इतना प्रचलित हुआ था कि आयोग ने उसको रख दिया। तो करंट अफेयर पर जब आप नजर रखते हैं तो शब्दों पर नजर रखते हैं, उन शब्दों पर नजर रखते हैं तो पूरी की पूरी एनालॉजी आपकी बिल्ड हो जाती है। तो आज से जैसे ही करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी है भाई, 5-6 सवाल तो निश्चित होंगे, तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो उन शब्दों पर भी पकड़ रखिए, आम बोलचाल की भाषा में कौन सा शब्द ज्यादा डिस्प्ले हो रहा है आज के बाजार में, आज के समाज में, उससे हमारा प्रश्न एनालॉजी से हो सकता है। फाइनली ट्रेडिशनल जीएस और स्टैटिस्टिक्स जीके तो आपको रटने ही रटने हैं। तो बताइए रेस फटिग थकान को कहते हैं। दौड़ लगाएंगे क्या आप? ज्यादा दौड़ लगाएंगे तो थकान होगी, याद रखिएगा। ये जो फास्ट की हिंदी दी गई है छात्रों, इसमें थोड़ा सा एरर है, जबकि फास्ट की हिंदी तेज होती है। अभी आपको हमने क्या कहा, याद कीजिए। कुत्ते का संबंध जलातंक से, हिंदी में जानबूझकर जलातंक लिखा गया था छात्रों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अंग्रेजी में उसने रेबीज कर दिया। कुत्ते का संबंध रेबीज और जलातंक को एक साथ, जलातंक की अंग्रेजी क्या, हाइड्रोफोबिया।
कुत्ते का संबंध हाइड्रोफोबिया से तो मच्छर का संबंध मलेरिया से, लेकिन कुत्ते का संबंध जब रेबीज से होगा तो रेबीज वो एलिमेंट है जो कुत्ता जब काटता है तो वो इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में, रेबीज नामक एलिमेंट। तो मच्छर का मलेरिया कैसे? तो मच्छर का तो वहाँ ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में, मदर एनाफिलीज जो करती है। तो आप सोचिए कितना विरोधाभास है। ऑप्शन का मदद लीजिएगा। तो यहाँ तेज शब्द जानबूझकर दिया भी गया है कि आप उसी के इर्द गिर्द घूमे और गलती कर बैठे। आप देखे होंगे महिलाओं को खास करके बोलते हुए, हमने तो महिलाओं के मुख से सुना है, फास्ट कर रही हूं मैं, याद आया, फास्ट कर रही हूं। अनशन करना भी कहते हैं, फास्ट करना, भूखे रहना। तो ऑब्वियस है ज्यादा दौड़ेंगे थकान होगी, ज्यादा भूखे रहेंगे। ये देखिए हंगर है आपका नहीं। तो कई जैसे एक शब्द के कई शब्द होते हैं, और आपको कहा ना हिंदी में ये छूट नहीं है, इमेजिनेशन ऑफ राइटर, लेखक की कल्पना के आधार पर कुछ कहते हैं। कौवे को कौवा ही कहना होगा, लेकिन वहां एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग है, एक्सपेंड कर देता है वो मीन्स को। जैसे फ्लेयर्ड अप के साथ हुआ, याद कीजिए, बर्न्स विथ ए ब्राइट फ्लेम फॉर ए शॉर्ट टाइम, और उसको लगा दिया किसी नाम के साथ, हरी इज फ्लेयर्ड अप। अब चक्कर खा गए, डिक्शनरी देखा तो उसमें था बर्न्स विथ ए ब्राइट फ्लेम फॉर ए शॉर्ट टाइम, भाई हरी जल गया, फिर हरी जल कर बुझ गया, ये क्या कह रहा है? एक्सपेंशन है, एंग्री है, एंग्री एंग्री, गुस्सा था बहुत तेजी से, ठंडा भी जल्दी हो जाता है, वो मामला था। तो शब्दों पर पकड़ बनाएंगे। आ जाइए एक प्रश्न, ये भाई अच्छा प्रश्न है, सेंटिमेंटल प्रश्न है। माँ का संतान के साथ वही संबंध छात्रों जो पेड़ का पेड़ का पेड़ का पेड़ का फल के साथ। माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का किससे है। मदर इज रिलेटेड टू चाइल्ड इन द सेम वे एज ट्री इज रिलेटेड टू हूम। जैसे माँ की संतान उसी प्रकार पेड़ की संतान नहीं। बिल्कुल सही जवाब, फल आपका। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये क्या है? अब इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, शांति और अराजकता। गुस्सा हो गया हम लोगों को सरकार के प्रति, छोटा छोटा बच्चा भी कहता अराजक सरकार हो गई है, कहते हैं ना, मतलब क्या है उसका नहीं जानते, फिर भी कह दिया हमने भाई। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, हमने भी कह दिया अराजक सरकार, है ना वह शब्द जो आज परिचालन में है, बहुत लोग यूज करते हैं। शांति और अराजकता, पीस एंड चाओस, ये दोनों अपोजिट मीनिंग है। तो आपको सृजन का क्रिएशन का उल्टा बताना होगा, देख लेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे सृजन का तो विनाश ये याद ही करते हैं। ये निर्माण, बिल्ड, कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही जैसा है, सिनोनिम्स हो जाएगा। वो एंटोनिम्स देना है हमको, मैन्युफैक्चर उत्पादन, तो यहाँ सृजन का क्या हो जाएगा आपका? विनाश। चूंकि शांति का अपोजिट वर्ड अराजकता, तो सृजन का विनाश। यहाँ तो एक होमवर्क जनरेट हो जाता है ना, जैसे भी किसी शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसके उल्टे अर्थ को, उसके कुछ समानार्थी शब्दों को भी आप रटे। जैसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, देखिए ये तो कहना ही भूल गए थे, कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए, निश्चित याद होने चाहिए भाई। दिन का कैलेंडर, तो समय का क्या होगा? डे इज रिलेटेड टू कैलेंडर, इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू। अच्छा, इसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करें क्या? जवाब आप ठीक है दे रहे हैं। दिन देखना हो, कैलेंडर का सहारा लीजिए, टाइम देखना हो, घड़ी का सहारा लीजिए, क्या दिक्कत? शब्दों को ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए, आप भी भाषागत पिरो देने की कोशिश कीजिए। टाइगर और फॉरेस्ट में क्या संबंध है? जो संबंध आप पाए, वाटर, ऊद 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 बिलाओ। जनरली इसको आप लोग म्यूजियम में, सॉरी जू में ही देखे, हम भी वही देखे, साधारणतया इसको कहीं नहीं देखा जाता। तो टाइगर होते हैं फॉरेस्ट में, वैसे ही ऊद उदबिलाव वाटर होता है पानी में, नहीं? तो भाई यहाँ एक होमवर्क हो गया, जितने जानवरों का नाम सुने, देखे, पढ़े हैं, उनके आश्रय स्थल को हम लोगों को जानना हो। अब आइए इग्लू, याद है बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इग्लू? इग्लू शब्द एक जनजाति है, क्या नाम है, नॉर्थ पोल पर होता है, कांगो बेसिन के उधर, पिग्मी। एक प्रश्न था एनालॉजी का इससे, एक तो नाम हम भूल जा रहे हैं, एक सुसाइडल जनजाति, सुसाइडल का एक जनजाति से जोड़ दिया था। देन ये क्या भूल रहे हैं, देखिए, साइलेंट ट्रेड करने का संबंध किससे? सुसाइडल का संबंध इससे, तो ये
साइलेंट ट्रेड, मूक व्यवसाय करने वाले। जनजातियों से संबंधित प्रश्न एनालॉजी में दिया, तो जहां आप वहां ट्रेडिशनल जीके या स्टैटिक जीके तैयार कर रहे हैं, आपकी एनालॉजी भी तैयार है। साइलेंट ट्रेड करने वाली जनजाति का नाम का क्या? याद कीजिए, पिग्मी। नहीं, कांगो बेसिन के लोग जो केले की खेती करते फल की खेती, होते नॉन वेजिटेरियन। ये युद्ध कला कौशल में निपुण जनजाति पिग्मी, युद्ध कला कौशल में निपुण, होती वेजिटेरियन है, मांस नहीं खाती। शिकार करके बॉर्डर पर रख दी, किसान आए वहां से उठाकर ले गए, उसकी जगह पर उन्होंने केला छोड़ दिया, वो उठाकर ले गए मांस, ये उठाकर लाया केला। दोनों में बातें नहीं हुई, लेकिन व्यवसाय दोनों के बीच हो गया। दोनों की एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट का रिश्ता था उनसे, कहीं बात नहीं हुई। सुसाइडल जनजाति का संबंध किससे? पिग्मी से। तो थोड़ी थोड़ी बात में अगर कोई बात आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं विकिपीडिया से जाकर के ढूंढ लीजिए और कुछ पढ़िए। 50 के 50 प्रश्न रीजनिंग के ना बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं भाई। हाँ, एक दो प्रश्न तो हम भी चलते हैं, चलो भाई हो गई, गलती हो गई। 48 तो कोई नहीं रोकेगा, और ऐसा क्यों ना हो कि 48 ही बनाए और 48 का 48 सही है, दो छोड़ देंगे जो विवादास्पद होगा। टाइगर फॉरेस्ट में तो ओटर, पानी में। आ जाइए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान। प्रशिक्षक का जो संबंध डैश से है, कोच इज रिलेटेड टू, यहां हमारा पूछा होता है ना। टीचर का संबंध, अरे पकड़ लिया आप लोग, टीचर का संबंध स्टूडेंट से, इसकी क्या व्याख्या दी जाए, इसको क्या एक्सप्लेन करें, आप सब समझ रहे हैं। टीचर अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो कोच 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 प्लेयर से, संभल कर जवाब दीजिएगा। आपकी बात ही हम प्लेयर रख देते हैं, रख दिए प्लेयर, हो गई गलती क्या? नहीं घबराइए, नहीं गलत नहीं है। आप टीम की ओर जा रहे थे क्या? टीम की, कहाँ है टीम? टीम की ओर। भाई अगर टीचर का क्लासरूम होता ना, क्लास होता, तो फिर कोच का हो जाता वो। आप सही रहे थे, जवाब आपने सही पहले ही दिया था प्लेयर्स, बाद में थोड़ी जब ऑप्शन देखे तो गलती हो गई। हाँ, टीचर का अगर होता टीच से, तो कोच का फिर स्पोर्ट्स से हो जाता। जैसे जैसे इधर रिश्ता चेंज होता है, वैसे वैसे हम लोग तुरंत रिश्ता वहां चेंज कर देते हैं। अगला प्रश्न छात्रों, ये भी विज्ञान से जुड़ा हुआ, बहुत हार्ड वाला नहीं, देखिए विज्ञान शब्द जैसे बोलते हैं। अगर किसी ने कह दिया एनालॉजी में ना साइंस का क्वेश्चन पूछता, घबरा के, माय गॉड पूरा पूरा साइंस याद करो। नहीं भाई, आम बोलचाल की भाषा में जो साइंस के कुछ टर्म है उसकी बात हम कर रहे हैं, आप नहीं समझते। पोल्स और मैग्नेट का संबंध, ये अगर मैग्नेट है तो नहीं, सुने होंगे बचपन में पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और याद दिलाएं, नॉर्थ नॉर्थ है तो भाग जाता है, विकर्षण हो जाता है, और साउथ पोल दोनों अपोजिट वाला तो चिपक, याद आया कुछ? वही पोल। तो ये मैग्नेट, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, दोनों दो छोरों को, दोनों एंड को। तो बैटरी के दोनों एंड को क्या कहते हैं? टर्मिनल भाई, याद आया? एक तो घुंडी लगी होती है, इधर जिंक की जस्ता की लगी होती है, इधर ऊपर वाले को क्या कहते हैं आपको पता है? याद है? बैटरी देखिए ना, ऊपर एक घुंडी जैसी लगी होती है, एक सपाट सा होता है, उसको टर्मिनल कहते हैं ना हम लोग। तो आ जाइए, टर्मिनल आपका जवाब। पोल्स का संबंध मैग्नेट से, तो बैटरी का संबंध टर्मिनल से। आया एक प्रश्न, हिंदी की ओर मत जाइए, डाउन, DAWN, रिलेटेड टू इवनिंग। डाउन किसको कहते भाई? डाउन किसको कहते? ऑप्शन की ओर मत जाइएगा अभी। प्रातः काल को कहते, प्रातः काल का उल्टा इवनिंग, दिन का उल्टा रात, यही ना, दिन का उल्टा रात, प्रातः काल का उल्टा, प्रातः काल का उल्टा सायंकाल। हिंदी में भी, हिंदी दिया नहीं, इसकी इवनिंग कर दिया, कर सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। हमने देखा, विश्वास नहीं मानेंगे, जहां वो दिया था गाय का संबंध बछड़ा से, यहां बछड़ा शब्द दिया है, और तिलचट्टे का संबंध निम्फ, NYMPH, निम्फ, डायरेक्ट नौ ह्रस्व इकार आधा म और फ डाल दिया वो। तो जब भी वो याद करें ना छोटी छोटी बातों को, तो दोनों लिंगुअल में, बायलिंगुअल करें आप, दोनों लैंग्वेज में याद करें। क्या था भाई? प्रातः काल का उल्टा इवनिंग, सायंकाल तो लाइट का उल्टा डार्क। कोई नहीं काट पाएगा भाई इसको, डार्क ही होगा। आप हंसेंगे, डार्क है, ऑप्शन में तो है ही नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मीनिंग तो बहुत होती है भाई, डार्क होता तो कंफर्म आंसर होता। अब बताइए बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉर्क, नून एंड हैवी, समझ गए होंगे, जैसे ही आपने ऑप्शन देखा समझ गए। भाई हमारे मित्र ने लाइट कलर की कमीज खरीदी है, याद आया कुछ? हल्के कलर की कमीज खरीदी, हाँ, वो उसका वजन लाइट वेट है यार, कम वजन है, हल्की वजन है उसकी। तो अब समझ गए, आप समझ गए इसका जवाब हैवी होगा। ठीक है, डार्क को कोई काट कैसे सकता है भाई? कैसे काट देगा?
लाइट प्रकाश तो डार्क अंधेरा, लेकिन यहां लाइट का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हल्का था, होता भी हल्का है। आपको पकड़ना होगा लाइट के किस 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 अर्थ को यहां पर लागू किया है प्रश्नकर्ता ने, सेटर मॉडरेटर ने यहां क्या इमेजिन किया है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लाइट का मतलब तो जान रहे थे। आ जाते हैं ऑप्शन पर। जैसे ही हैवी देखे होंगे आपको याद आ गया होगा ये लाइट वाला शब्द। सही बोल रहे हैं। आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्रेजुएशन किए हैं क्या? टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद आप देखे होंगे कुछ हो रहा है। कसा ड्रेस है पोशाक पुजारी की, तो अच्छा उल्टा देखना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ, यानी ऐसे देखना। ये तो बोलना ही भूल गए थे भाई। देखिए अगर यहां पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, देखिए नंबर वाले क्वेश्चन में इसकी बहुत खासी जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा एरर होता है। आपने क्या देखा कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन इधर है, यानी इसमें ऐसे रिश्ता ढूंढिएगा, इससे इसका देन इससे इसका पुट कीजिएगा। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे क्यों? नंबर वाले में आए प्रैक्टिस सेशन में, देखिएगा कितनी बड़ी गलती हो जाती है हम लोगों से। बताएंगे वहां पुजारी के पोशाक को कसाक, तो स्नातक जो होते हैं उनके पोशाक को गाउन कहते हैं। गुलबंद वकील को कहते हैं क्या? टाई। पता कर लेंगे भाई। यहां तो एक होमवर्क जनरेट हो गया। कुछ प्रोफेशन के पोशाक को आपको याद करना होगा। जल्दी से सूची बनाइए, जल्दी से डेटा बनाइए और कुछ को याद कर लीजिए। अगर कुछ विशेष डेटा प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर हम लोगों को भी बताइए। बर्ड्स एवस ग्रुप में आती है, वर्टिब्रेट से रिलेटेड। वर्ड्स एवस ग्रुप में आएगी तो मैमल ग्रुप में आएगा भाई। अब यहां पर एक बात बताएंगे आपको, जैसे मैमल ग्रुप में आया ना, कोई मैमल ग्रुप में आया तो उसके बाद भी ग्रुप बना। याद कीजिए, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपको याद होगा 1869 परहैप्स मेरा डेटा गलत भी हो सकता है, W.H. व्हिटमर ने वर्गीकरण किया था जंतुओं का। याद आया कुछ? प्रोटेस्टा, मोनेरा, समथिंग कुछ उससे संबंधित प्रश्न एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में देखा गया, कहीं नहीं बिहार आयोग में। अपर लेवल की, ये थोड़ा बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस में देखा गया था। ये प्रोटेस्टा मोनेरा जो W.H. व्हिटमर ने 1869, ये आप जांच लेंगे इंटरनेट पर, मेरा आंकड़ा हो सकता है गलत भी हो, तो ये इस पर प्रश्न पूछा था। नहीं तो मैमल, अब आप देखेंगे खरगोश भी मैमल, चूहा भी मैमल, गिलहरी भी मैमल, हम लोग भी सोशल एनिमल में। तो उसको ना, उसको और ग्रुप में, बर्ड भी एक अपने आप में ग्रुप है, देन एवस। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं कि मैन का कहीं होमोसेपियंस आप ना दे दें, होमोसेपियंस ना दे दें, बुद्धिमान मानव नहीं, मैमल होगा। हम लोग बुद्धिमान मानव होने के बाद मैमल हुए, जिस प्रकार खरगोश को लेते हैं भाई, बर्ड थी एवस हुई, खरगोश मैमल था, फिर हो गया क्या, उसकी और वर्गीकरण की गई और क्लासिफिकेशन किया गया, रोडेंट ग्रुप में डाल दिया गया, कृंतक ग्रुप में डाल दिया गया। यह प्रश्न बिहार के किसी परीक्षा में 1 साल के भीतर देखा गया, पिछले 1 साल के अंदर देख लिया गया। कृंतक ग्रुप कह रहे थे उसको, रोडेंट ग्रुप, कुतर कुतर कर खाने वाले प्राणी को। याद आया खरगोश गिलहरी? मैमल तो हम भी हैं, रोडेंट नहीं। खरगोश मैमल होते हुए है रोडेंट। बर्ड ग्रुप, बर्ड तो खुद बर्ड एक ग्रुप है भाई, उसमें एक एवस ग्रुप आती है। मैन खुद में होमोसेपियंस है, उसमें एक ग्रुप आता है मैमल, उसमें हम लोग हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे W.H. व्हिटमर का, उसकी विकिपीडिया देख लेंगे। तो छात्रों इस प्रकार एनालॉजी की हम लोग देख रहे थे, पार्ट नंबर 3। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्नों को मेरे से पहले बनाने की क्षमता आप में थी और आप बनाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ पार्ट 4 में भी हम आएंगे। पार्ट 4 की इंटेंसिटी और पार्ट 5 की इंटेंसिटी या पार्ट 6 की निश्चित तौर पर पार्ट 1 पार्ट 2 से तगड़ी इंटेंसिटी होने वाली है ना। तो तैयार हो जाइए। एनालॉजी पढ़ चुके हैं, कुछ लो इंटेंसिटी के प्रश्नों को बना भी चुके हैं, हाई इंटेंसिटी की प्रश्न आने वाली है। मेरा सहयोग करें, मानिए आप जितना सहयोग करेंगे उसको रिवार्ड समझेंगे, और आपको अपनी औपचारिकताओं का पूरा करना ही मेरे लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर होगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। धन्यवाद, नमस्कार।